जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे चुनाव पे। 2024 लोकसभा चुनाव अपने पांचवें चरण को पार कर चुका है। 2 चरण और बचे हुए हैं जिसमें वोटिंग होने बाकी है। 5 चरण तक अमित शाह का दावा है कि वो बहुमत पा चुके हैं। विपक्ष का एक अलग दावा है कि इस बार मोदी सरकार को वो हटा देंगे। और इस बार एक चुनाव में एक खास चीज़ देखी गई है और 2 बार से देखी गई है, 2019 से और 2024 के इस चुनाव में भी, कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष खड़ा है। इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से ऐसा कोई भी विचारधारा, ऐसी कोई ऐसा छवि का व्यक्ति नहीं सामने आ रहा है जिसके नाम पे, जिसके चेहरे पे राष्ट्र की जनता को वोट देने का एक अच्छा अवसर मिले, एक अच्छा मुद्दा मिले। तो ये इस चुनाव में देखने को आ रहा है और हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जो 4-5 चरण का चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज को भी लेके, क्योंकि जो 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा नीचे चला गया है, करीब 60 के आसपास है। और एक ऐसी घटना पुणे में हुई है और उसके बाद कोर्ट का जो रवैया सामने आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेके जनता भी बड़ी उद्वेलित है। जनता भी कोर्ट पे इस तरह की टिप्पणियां कर रही है जो कोर्ट की छवि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। पुणे में एक लग्जरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। एक युवक जो नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहा होता है, तेज रफ्तार से चला रहा होता है और 2 लोगों का एक्सीडेंट होता है और दोनों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद वो पकड़ा जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट उसे सजा देने के बजाय निबंध लिखने के लिए कहता है और ट्रैफिक पुलिस से जाके मिलने को कहता है। ये हमारी न्याय व्यवस्था में जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ये जनता में अविश्वास पैदा करती हैं। ये है हमारे इस वीडियो का मुद्दा है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले महिलाओं से संबोधन किया। करीब 25,000 महिलाओं से काशी में वो मिले हैं। ये एक नया ट्रेंड है जो देखने को मिला है, जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। महिलाओं में अपने आप को प्रेजेंट करना, महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाना। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और जो मतदान चल रहा है आगे के 2 जो फेज़ हैं उस पे भी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है, आप बखूबी जानते हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये सारे मुद्दे पे उनका क्या मत है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मुनेश जी, और साथ ही सुधी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो है कि जो अमित शाह ने जो दावा किया है कि उन्हें चौथे और 5वें चरण तक बहुमत मिल गया है, ये उनका क्या कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या जो उनकी लंबी राजनीति और उनके दावे जो जितने सच होते हैं या सच के करीब होते हैं, ये उसका अनुभव बोल रहा है? जाहिर सी बात है मुनेश जी, हमारा अनुभव जो है बाद में हमारे लिए कौशल का कार्य करता है और फिर उस अनुभव के आधार पे हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हम जो कुछ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। मुझे याद है कि इलेक्शन में यूपी के जब आके अमित शाह ने एक धमाकेदार बात कही थी कि साहब हम इतनी सीटें पा रहे हैं यूपी के अंदर, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो सीटें लगभग नियर अबाउट उसके करीब पहुंच गई तो व्यक्ति ये सोचने लगा कि आखिर इसके कहने के पीछे आधार क्या रहा होगा। कोई बातें निराधार नहीं बोली जा सकती। तो ऐसे में पता चला कि ये उनका अपना सूत्र है, उनके अपने तरीके हैं ऑब्जर्वेशन करने की, और उस पर वो बोलते हैं। जिस प्रकार एक चुनाव आयोग चुनाव विश्लेषण करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, वो अपना सैंपलिंग लेके और बाकी कह के वो जनता के सामने रखते हैं कि साहब इस बार ये इतना सीट पा रहा है, ये इतना सीट पा रहा है, वैसे ही उन लोगों का है। तो मैं उसमें बहुत विशेष करके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी टीम कप्तान है उसे मोराल बना के रखना है जब तक कि रिजल्ट आउट ना हो जाए। कुछ टीम कप्तान तो ऐसे भी हैं कि रिजल्ट आने के बाद भी मोराल बना के रखेंगे कि जो कुछ हुआ वो सब गड़बड़ हुआ, ईवीएम का दोष है, हम लोग हारे नहीं जीते हैं, ईवीएम अगर ठीक होता तो हम जीत गए होते।
अब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आप उसके ऊपर पूछते अभी रहिए। अभी सर 5वें चरण के बाद भी ईवीएम पे सवाल उठना शुरू हो गया है विपक्ष की तरफ से। हाँ, जाहिर सी बात है, वही बेचारा झेल रहा है सबको लेके। और देखिए कितनी वो सहायता कर रहा है, जीतने वाले की भी और हारने वाले की, दोनों के लिए ईवीएम सहायता कर रहा है। लेकिन बहरहाल उसमें नहीं जाना है। ये जो कम वोटिंग आ रही है उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। शुरुआती दौर से देश जब हमारा आजाद हो गया, उस समय भी 100% लोग वोट नहीं डालते थे। और उस समय की तो स्थिति बताई जाए तो लोग आज की तारीख पे भरोसा नहीं करेंगे साहब, मात्र 33% वोट पाके कांग्रेस 70 सालों तक जो है देश के ऊपर शासन की। वो जो लोग वोट नहीं डालते थे देश में, तो वो तब भी रहे होंगे, देश में जो भी सुविधाएं मिलती थी उसका फायदा तो वो तब भी उठाते रहे होंगे। लेकिन जिस कम वोट बैंक की तरफ न जाके मैं जिस तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं कि 1947 से जो चीज चली वो आज भी बादस्तूर चल रही है। क्या चली? जाति पात में लोगों को बांटो, धार्मिक आधार पे बंटवारा करो। अरे देश का बंटवारा ही धार्मिक आधार पे हो गया। एक बार हो गया तो हो गया। नहीं, वो किस लिए हुआ था? सत्ता के अंतर्गत शासन करने के उद्देश्य से ही तो बंटवारा हुआ था। जिन्ना को यह था कि मैं क्यों नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर, नेहरू को था कि मैं क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता। और महत्वाकांक्षाओं ने धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। अब वही प्रधानमंत्री की कुर्सी है और खेल भी वही है, तो लोगों ने अपना वोट बैंक बना लिया। क्या? ये हमारा मुस्लिम वोट बैंक है, ये हमारा हिंदू वोट बैंक है, ये हमारी छोटी जात का है, ये हमारी पिछड़ी जात का है। और ये सियासत आज भी चल रही है पूरी बेशर्मी के साथ। उस दिन की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं कि कब देश के अंदर सिर्फ कार्यों के आधार पर वोटिंग पड़े। इन नेताओं की ऑक्सीजन की पाइपलाइन कट जाएगी राजनीति में बने रहने के लिए, जिस दिन ये जातिगत सारे के सारे वोटिंग स्थितियां जो है बदल जाए। और ये कमोबेश हो रहा है मुनीश जी, आप इसे ध्यान से देखें। अगर ऐसा ना होता तो मायावती बहन जी का पूरा वोट बैंक कहां चला गया? आज यूपी की सत्ता पाने के उनके लाले पड़े हुए हैं। अखिलेश भाई साहब के सपा पार्टी के सारे वोट बैंक कहां चले गए भाई? असल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ राजनीति में, और इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है सुधीजनों कि यह एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी ने किया। एक नया शब्द आया राजनीति के अंदर जिसे कहा गया लाभार्थी वोट बैंक। अब यह लाभार्थी तो कोई भी हो सकता है। सड़क बना, पूरे हिंदुस्तान में उसकी जाल बिछ गए सड़कों के, उसके लाभार्थी सब हैं। तो लाभार्थी तो सब हो गए, गाड़ी सबकी चल रही है उसके ऊपर। उसी प्रकार उज्ज्वला गैस अगर आया, सारे लाभार्थी हो गए। ये वोट बैंकों के दरकने की वजह बन गई। और फिर नरेंद्र मोदी इलेक्शन दर इलेक्शन सीटों की संख्या बढ़ती चली गई। अब आ जाइए 2024 के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी से भी अगर कोई पूछे, या दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी को हटाइए, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं कि भाजपा किस आधार पे कह रही है कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे? अपने काम के आधार पे। काम के आधार पे, लेकिन काम के आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो, वोट चाहिए ना। वो वोट किस आधार पे है? वो लाभार्थी वोट बैंक है। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। उस लाभार्थी वोट बैंक पे वो दावा कर रहे हैं कि साहब हम फिर आएंगे 2024 में। और अगर ऐसा ना होता तो नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला ये न कहते कि देश के अंदर जाति पाति का वोट बैंक नहीं है, ये सीधा सीधा गरीबों का वोट बैंक है। गरीब कहीं भी हो सकते हैं, वो बहुसंख्यक में भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक में भी, कहीं भी हो सकते हैं। उन्हें सहायता देने की जरूरत है। एक आधी आबादी महिलाओं की है ना जी। अगर ये लाभार्थी वोट बैंक का खेल ना होता तो आपको क्या लगता है कि संसद में ये बिल पास होता? ये विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? और विपक्ष अगर नहीं समझेगा
तो उसकी बुरी स्थिति आती रहेगी और बहुत बदतर स्थिति आ जाएगी। खास करके कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं समझ रही है। अभी भी वो 1947 वाले जो है वो गेम प्लान पे चल रही है, मुसलमानों को खुश करने पाए, तुष्टीकरण जिसको हम बोल रहे हैं। और जिस दिन ये लोग इन नेताओं के पीछे इस नाम पे जुड़ना बंद कर देंगे कि ये इस जाति का नेता है, इस जाति का नेता है, इन नेताओं की दुकानदारी और इनके दुकान पे शटर गिर जाएगा, ताला लग जाएगा। ये सच्चाई है। इसलिए आज की तारीख में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो, वोटिंग परसेंटेज कम हो, सवाल यह है कि वोट जा कहां रहा है वो। और अगर वो सिर्फ एक वोट बैंक बन गया है, लाभार्थी वोट बैंक, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट वही आएगा जो लोग बार बार अपने मुंह से कह रहे हैं, और उसे कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आएगा तो मोदी ही। उसके पीछे ये तर्क है। सर, आपने अपने बात की महिलाओं की, और इस समय महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, इन सारी चीज़ों का एक बोलबाला कहें है, और नरेंद्र मोदी वाकई में महिलाओं के लिए सोचते हैं, करते हैं। इसमें दो बड़ा फैक्टर है, एक उज्ज्वला योजना और दूसरा शौचालय। ये महिलाओं को ही बेस करके उन्होंने एक योजना शुरू की, जिसका लाभ उन लोगों को मिला है जिनको ज़रूरत थी। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने काशी में 25,000 महिलाओं को संबोधित किया। ये भी एक अपने आप में लेकिन नया ट्रेंड आया है। इस पे आप क्या कहेंगे, और क्या ये चुनाव को एक आधी आबादी के तौर पे प्रभावित कर रहा है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करेगा जी, एकदम प्रभावित करेगा साहब। और जाहिर सी बात है कि अभी तक महिलाओं के दिमाग में घर से जो कहा जाता था उसके अनुसार वोटिंग होती थी जी। लेकिन अब महिलाएं ये देख रही हैं ऊपर आशा भरी निगाह से कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। तो क्या हम अपनी पसंद की गवर्नमेंट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? और ये प्रत्येक बिरादरी के अंदर यह स्थिति है। मुझे याद नहीं है कि 1947 से लेके अभी हाल तक मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए सोचने वाली कोई गवर्नमेंट आई हो। सोचने वाली तो बात छोड़ दीजिए साहब, बात करने से लोग थर्राते थे। टीवी डिबेटों में इस्लाम का नाम लेने पे लोग डरते थे। ये खौफ बना के रखा था इन लोगों ने। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मुनीष जी, आश्चर्य नहीं होना चाहिए लोगों को। एक पुस्तक में लिखी गई सिर्फ चीज को ही उद्धृत करने के कारण आज नुपुर शर्मा के सर को तन से अलग करने की धमकी दी गई और टीवी चैनल से वो गायब हो गई। लेकिन उसके बावजूद आज धड़ल्ले से बातें हो रही हैं कि उस समाज के अंदर भी जो कुरीतियां हैं वो दूर की जानी चाहिए, और गवर्नमेंट बातें कर रही है। चाहे वो 3 तलाक की बात हो, हलाला की बात हो, और चाहे उनको सुविधाएं देने की बात हो, या उनके बच्चों के पढ़ने की बात हो, क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए? वो ही आने वाले वक्त में क्या हमारे देश के कर्णधार नहीं बनेंगे? तो हमारे देश का कर्णधार कमजोर होना चाहिए, उसकी शिक्षा बेहतर नहीं होनी चाहिए। वह एक खाने में जाके आबद्ध हो जाए जहां की क्रूरता, कट्टरता और जहां धार्मिक उन्माद के अलावा उसकी खोपड़ी में कुछ भी ना हो। यही कारण है कि एक नई लकीर खींचने का प्रयास ये गवर्नमेंट कर रही है, और उसको ऐसा लगा कि अब सिर्फ पुरुष प्रधान समाज से सीधे बात करने के बजाय मुझे उस समाज से बात करना चाहिए जो इस पुरुष समाज को संचालित करने की क्षमता रखती है, और वो महिला समाज है जिसको आज तक उपेक्षित रखा गया था। और उपेक्षा का तो वह स्थिति था, चाहे कोई भी समाज रहा हो। एक उदाहरण देता हूं मोनेश जी, जरा कल्पना करना मेरे भाई कि क्या वक्त देखा है इन महिलाओं ने कि पति मर जाता था तो चिता लगाई जाती थी, और गांव के पुरुष समाज लाठी लेके चिता के किनारे खड़े होते थे और उस औरत को जिंदा आग के हवाले कर देते थे, जिसको हम सती प्रथा बोलते हैं। और जिन लोगों को मेरी बात में जरा भी दर्द का एहसास न हो रहा हो, साहब आप जरा एक मोमबत्ती जलाइएगा और उस पर 2 मिनट अपनी हाथ को रख के बताइएगा कि जलने का क्या दर्द होता है। ऐसी स्थितियों से औरतें गुजरी हैं, और अब इन स्त्रियों के लिए भी बोलने वाली
स्थिति पैदा हो रही है, इनके लिए कार्य करने की बात आ रही है। मुझे याद है कि वो दिन भी याद है जब जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की बात हुई थी तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। जी जी जी। और बैंकों से ही ये सवाल किए गए थे कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और संभव नहीं है। और आज की तारीख में मैक्सिमम जाके आप पता कीजिए वो महिला वर्ग ही है जो अपने खाते खुला के बैठा हुआ है बैंक में, जो डायरेक्ट पैसा पा रहा है, चाहे उसके मकान बनने का पैसा हो, गैस का पैसा हो, सब्सिडी का पैसा हो। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी में आके 25,000 महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, कान खड़े होने चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है। पुराने पैटर्न पे आप राजनीति नहीं कर पाओगे। आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी लकीर खींची जा रही है। आप इससे बड़ी लकीर खींचने का प्रयास कीजिए, मिटाने का प्रयास नहीं, वरना राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है सर, जैसे आपने महिलाओं के लिए ये खाते की बात की, इसके साथ जितनी भी चीज़ों का विपक्ष ने विरोध किया, मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाओं का विरोध किया, वो सारी योजनाएं सक्सेसफुल रही हैं। चाहे वो शौचालय का हो, उज्ज्वला योजना का हो, चाहे आपका ये ऑनलाइन बैंकिंग का हो, यूपीआई का हो, इसका विरोध हुआ और ये सारी चीज़ें बढ़ के आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और चुनाव पे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और उसमें हमें देखना है कि किस करवट जनता जाती है, और जो चुनावी गणतज्ञ है वो अपना आकलन लगा रहे हैं। हम लोगों ने कोई आकलन नहीं लगाया है, लेकिन हमें उम्मीद है और लग भी यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आ रही है। जिस प्रकार जनता इस चुनाव में खुद चुनाव लड़ रही है, ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये भी एक सार्थक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि कभी सिर्फ वोट देने तक सीमित रहने वाली जनता आज खुद भी चुनाव में इन्वॉल्व हो रही है। तो चुनाव पे फिर चर्चा हम करते रहेंगे और भी विषयों पे हम बात करते रहेंगे। तब तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।